अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं करंट एंड क्रिटिकल। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले एक ऐसी हकीकत पर बात करेंगे जिसे जुटलाना अब मुमकिन नहीं रहा। बज़ाहिर इमरान खान जेल की सलाखों के पीछे कैद है, मगर हकीकत ये है कि इमरान खान ने अडयाला जेल को अपना सियासी मोर्चा बना लिया है। ये वो मोर्चा है कि जहाँ से इमरान खान के अल्फाज गिरते हैं और वो भी कहर बनकर। अडयाला जेल के अंदर से कहा गया इमरान खान का एक एक लफ्ज हुकूमत पर सियासी बमबारी की तरह गिरता है, और ये इस बात की वाज़ेह अलामत है कि जबर, कैद और जेल की सलाखें इमरान खान की मकबूलियत को रोकने में नाकाम हो चुकी। हुकूमत ने ये समझा था कि इमरान खान को जेल में डालकर सियासत खामोश हो जाएगी और आवाम सब कुछ भूल जाएंगे, मगर हुआ इसके बरक्स। इधर हुकूमत मुज़ाकरात का ढोंग रचाती रही और उधर इमरान खान एक कैदी होकर भी सियासी बयानियां कंट्रोल करता रहा। यही वजह है कि आज हुकूमत को सबसे ज्यादा डर इमरान खान के किसी जलसे से नहीं बल्कि अडयाला जेल से आने वाले एक बयान से लगता है। ये वो मरहला है कि जहाँ पर ताकत हथकंडों के बावजूद अवामी मकबूलियत के सामने बेबस नजर आती है। आज सवाल ये नहीं कि इमरान खान जेल में क्यों है, असल सवाल ये है कि क्या आज एक मकबूल सियासी आवाज को कैद करके अवाम के दिलों से निकाला जा सकता है? क्या अवाम के दिलों पर पहरे बिठाए जा सकते हैं? तारीख गवाह है कि नहीं। दोस्तों, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से जब संजीदा मुज़ाकरात की बात की गई तो कौम में एक उम्मीद जागी, और ये उम्मीद इस बात की थी कि शायद अब सियासत जाती मफादात से निकलकर आईन, कानून और अवाम के मसाइल की तरफ आएगी। हुकूमत की तरफ से भी मुज़ाकरात की हामी भरी गई, मगर असल बात यह है कि क्या ये वाकई संजीदा मुज़ाकरात थे या फिर वक्त गुजारने की एक सियासी चाल। हकीकत ये है कि मुज़ाकरात के नाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया। कभी कहा गया कि बातचीत जारी है और कभी नई शर्तें सामने रख दी गई। ना कोई पेशरफ्त और ना कोई हल, सिर्फ वक्त का ज़िया। अगर हुकूमत की नीयत संजीदा होती तो आईनी बालादस्ती, सियासी कैदियों और शफाफ सियासी अमल पर खुल कर बात की जाती, मगर यहाँ तो ये लगता है कि मकसद सिर्फ ये था कि दबाव कम किया जाए, वक्त खरीदा जाए और मुखालिफ फरीक को उलझा कर थका दिया जाए। मगर ये याद रखें कि ट्रक की बत्ती ज्यादा देर तक किसी को धोखा नहीं दे सकती। अजीज़ान मन, हम देख रहे हैं कि इमरान खान के सियासी मुखालिफिन खसूसन हुकूमती हल्के इमरान खान को तहकीर आमेज लहजे और सख्त अल्फाज में तनकीद का निशाना बना रहे हैं। लेकिन जरा रुक कर सोचिए कि इमरान खान पर होने वाली तनकीद वाकई दलील पर मबनी है या ये जबरी ताकत की मुसलसल नाकामी और शिकस्त का गैर एलानिया एतराफ है। मुखालफिन की जानिब से ये जो इमरान खान की बार बार तस्दीक, तमस्खर और किरदार कुशी की जा रही है, ये किसी मजबूत हुकूमत का रवैया नहीं होता, बल्कि ये फ्रस्ट्रेशन का बाकायदा इजहार होता है। क्योंकि एक पुरएतमाद हुकूमत एदाद शुमार से बात करती है, कारकर्दगी दिखाती है, अवाम को दलील से कायल करती है, लेकिन जब ये सब कुछ मुमकिन न रहे तो फिर आवाज ऊंची हो जाती है और जुबान तल्ख। इमरान खान के सियासी मुखालफिन इसलिए इमरान खान के खिलाफ सख्त जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि उनके पास ना वाज़ेह बयानिया है, ना अवामी मकबूलियत, ना इखलाकी बरतरी और सबसे अहम ना ही कोई मुस्तकबिल का वाज़ेह विजन। अजीज़ान मन, सियासत में असल मुकाबला जुबान का नहीं बल्कि नजरिए, कारकर्दगी और अवामी एतमाद का होता है, और जिस दिन ये तीनों चीजें हाथ से निकल जाएं उस दिन तहकीर, शोर और सख्त अल्फाज सियासी गुफ्तगू का मुतबादल बन जाते हैं। अगर हम हालिया सियासी मंजरनामे को गौर से देखें तो एक बात वाज़ेह नजर आती है, इमरान खान अपने सियासी मुखालफिन को बराह रास्त निशाना बनाने की बजाय उनकी कमजोरियों को समझकर ऐसी सूरत हाल पैदा करते हैं जहां मुखालफिन खुद ही ऐसे रद्द अमल दे बैठते हैं जो खान के बयानियों को मजबूत कर देता है, और यही इमरान खान की असल सियासी जहानत है। ये कहना गलत ना होगा कि इमरान खान सियासी शतरंज का एक माहिर खिलाड़ी है। वो चाल खुद कम चलता है मगर मुखालफिन को ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर देता है जहां पर उनके पास गलती करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। इमरान खान अपने सियासी मुखालफिन के साथ लड़ता नहीं बल्कि वो खुद ही उन्हें लड़ने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि खान को बखूबी पता है कि उसका कौन सा मुखालिफ अदम बर्दाश्त का शिकार है, कौन सा ताकत के नशे में अंधा हो चुका है और कौन सा सच सुनने की हिम्मत नहीं रखता। दोस्तों, इमरान खान की सियासत गालियों पर नहीं बल्कि असूलों पर खड़ी है। यही वजह है कि जितना दबाव इमरान खान पर डाला जाता है वो उतना ही मजबूत होकर सामने आता है। ये बयानिए की जंग है और इस जंग में इमरान खान सबसे आगे है।
अब कुछ बात करते हैं इंटरनेट आजादी, जनरेशन जी और पाकिस्तान में बढ़ती हुई डिजिटल सेंसरशिप की, जिसकी निशानदेही प्रोटोन वीपीएन के जनरल मैनेजर डेविड पेटरसन ने अपने 6 जनवरी 2026 के ट्वीट में की। प्रोटोन वीपीएन के जनरल मैनेजर डेविड पेटरसन ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि पाकिस्तान ने वीपीएन रसाई को महदूद किया है। अजीजा नेमान, ये कोई वीपीएन का मसला नहीं है, ये कोई एक्स, ट्विटर या सोशल मीडिया की जंग नहीं है, बल्कि ये दो नस्लों की सोच का तसादम है। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि स्विच बंद करो, आवाज बंद हो जाएगी, और दूसरी तरफ जनरेशन जी है जो ये जानती है कि अगर दरवाजा बंद हो तो खिड़की से निकलना होता है। बूमर्स उस दुनिया से आए हैं जहां अखबार बंद हो तो खबर खत्म, चैनल बंद हो तो आवाज खत्म। उनके लिए कंट्रोल नॉर्मल था और सवाल करना खतरनाक। इसलिए आज भी वो ये समझते हैं कि वीपीएन बंद करो, एक्स बंद करो, वेबसाइट बंद करो और सब ठीक हो जाएगा। ये वो लोग हैं जो 2026 में भी 1990 के फार्मूले लगा रहे हैं। लेकिन बूमर्स ये नहीं समझते कि जेन जी इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि जेन जी इंटरनेट में पली बड़ी है। ये नस्ल एल्गोरिदम समझती है, बाईपास जानती है, ब्लॉक को चैलेंज समझती है और सेंसरशिप को दावत। आप वीपीएन बंद करते हैं, वो नया रास्ता निकाल लेते हैं। आप एक्स बंद करते हैं, वो स्क्रीनशॉट, रिपोस्ट, मिरर लिंक, डीएनएस सब जानते हैं। जेन जी वो नस्ल है कि जिसे आप खामोश नहीं कर सकते। और आपको ये सच भी तस्लीम करना पड़ेगा कि हुकूमतें वीपीएन से नहीं, सवाल से डरती हैं। बूमर्स की दुनिया में सवाल गुस्ताखी था और जेन जी की दुनिया में सवाल हक है। यहाँ सबसे बड़ा फरेब ये है कि आप डिजिटल दौर में एनालॉग जहन के साथ लड़ रहे हैं। आप ये समझते हैं कि फायरवॉल लगाओ, ब्लॉक लिस्ट बनाओ, इजाजतनामा दो, लेकिन जनरेशन जी डिसेंट्रलाइजेशन की जुबान बोलती है। वो किसी एक प्लेटफॉर्म पर नहीं रुकती, वो किसी एक सर्विस पर यकीन नहीं करती। आप जिसे बंद करते हैं वो वहीं से मल्टीप्लाई हो जाता है। अजीजा ने मन सोचने की बात यह है कि आप एक पूरी नस्ल को क्या हमेशा बच्चों की तरह ट्रीट कर सकते हैं? क्या आप जेन जी को ये हमेशा कह सकते हैं कि हम बेहतर जानते हैं? क्योंकि तारीख गवाह है कि जब नस्लें संसर हो जाएं तो इनकलाब वीपीएन से नहीं, सोच से आता है। ये लड़ाई वीपीएन की नहीं, ये लड़ाई कंट्रोल बमुकाबला शऊर की है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का खेल नहीं, ये इंसानी सोच, आजादी इजहार और नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल का मुकाबला है। अब बढ़ते हैं आगे एक और अहम मौजू की तरफ, जो है तेल। अमरीकी डॉलर और वो ममालिक जो पेट्रो डॉलर के निजाम से पीछे हटने की कोशिश करते रहे, जैसे इराक, लिबिया और वेनेजुएला। अजीजा ने मन, अमेरिकन डॉलर को चैलेंज करने की गलती जो भी करता है, तारीख में उसका नाम या तो जंग के साथ लिखा जाता है या तबाही के साथ। दुनिया का तेल तकरीबन हमेशा अमेरिकी डॉलर में फरोख्त होता है, जो अमेरिका को ताकत देता है। और ये ताकत सिर्फ मुआशी नहीं, सियासी और अस्करी भी है, जिसे पेट्रो डॉलर सिस्टम कहते हैं। इराक के पास खरबों डॉलर मालियत का तेल था। सद्दाम हुसैन ने कहा, हम अपना तेल यूरो में बेचेंगे, डॉलर में नहीं। इस फैसले के बाद आज इराक तेल तो रखता है मगर खुद फैसले करने की ताकत नहीं। लीबिया के पास भी तेल के बड़े जखायर के अलावा 150 टन सोना था। कर्नल कजाफी ने कहा कि हम अपना तेल अफ्रीकन डॉलर में बेचेंगे, और ये बात अमेरिकन डॉलर के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। आज लीबिया एक बिखरा हुआ मुल्क है। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल के जखायर हैं। वेनेजुएला ने रूस और चाइना के साथ डॉलर के बगैर तेल के मुआहदे किए, लेकिन वेनेजुएला के सदर का ये फैसला खामोशी के साथ कबूल नहीं किया गया और वेनेजुएला के सदर को सद्दाम हुसैन की तरह मिसाल बना दिया गया, ताकि कोई और मुल्क, कोई और लीडर कभी पेट्रो डॉलर को चैलेंज ना कर सके। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ईरान की उस सूरत हाल की जो तेजी के साथ एक नाजुक मोड़ की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ईरान के 31 में से 27 सूबों में इस वक्त हुकूमत मुखालिफ एहतजाज जारी हैं। ये मुजाहरे अब किसी एक शहर या तबके तक महदूद नहीं रहे, बल्कि बड़े पैमाने पर पूरे मुल्क में फैल चुके हैं। इब्तिदा में ये एहतजाज महंगाई, बेरोजगारी और मुआशी बदहाली के खिलाफ शुरू हुए थे, क्योंकि ईरान में 70% से ज्यादा आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रही है, जिसने अवामी गुस्से को जन्म दिया। लेकिन अब सूरत हाल बदल चुकी है। अवामी नाराजगी सिर्फ महंगाई तक महदूद नहीं रही, बल्कि सियासी नारों और निजाम मुखालफत जज्बात में वाज़ेह इजाफा देखा जा रहा है। मुजाहिरीन की गिरफ्तारियों की तादाद हजारों में बताई जा रही है, जबकि हलाकतों की तादाद भी 30 से बढ़ चुकी है। इसी तनाजुर में अमरीकी सदर का हालिया बयान भी खासी अहमियत इख्तियार कर गया है, जिसमें कहा गया है कि ईरान की हुकूमत अगर मुजाहिरीन के खिलाफ मजीद तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करती है तो अमरीका सख्त रद्द-ए-अमल देगा। अमरीकन सदर के इस बयान के बाद ये सवाल शिद्दत इख्तियार कर गया है कि क्या ईरान में अमरीकी मुदाखलत के खदशात बढ़ रहे हैं, या फिर सवाल ये भी है कि क्या ईरान फिर एक नए इनकलाब के ढाने पर खड़ा है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में ईरान की हुकूमत कौन सा रास्ता इख्तियार करती है।
है और आलमी ताकतें किस हद तक इस बहरान में अपना किरदार अदा करती हैं। सूरत-ए-हाल की संगीनी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इंडिया ने ईरान में मौजूद अपने शहरियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसमें एहतियात बरतने और गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हदायत की गई है। अब जरा थोड़ी सी बात गोल्ड की हो जाए। क्या कभी आपने ये गौर किया है कि सोना दिन ब दिन महंगा क्यों होता जा रहा है और क्यों दुनिया के बड़े बड़े ममालिक डॉलर छोड़कर सोने की तरफ भाग रहे हैं? 2008 में जब आलमी माली बहरान आया तो लोगों ने देखा कि दुनिया के बड़े बैंक भी डूब सकते हैं और कागजी पैसा एक दिन में बेवकूफ हो सकता है। और फिर 2014 और खास तौर पर 2022 में जब रूस के अरबों डॉलर के रिजर्व अमेरिका और यूरोप ने फ्रीज कर दिए तो दुनिया चौंक गई और उसी लम्हे सबको एक बात समझ आ गई कि डॉलर महफूज नहीं, क्योंकि वो किसी एक मुल्क के कंट्रोल में है। और अब यहाँ सोना मंजर आम पर आता है। अजीजान मन, सोना किसी एक मुल्क की करेंसी नहीं, उसे फ्रीज नहीं किया जा सकता। सोना अगर आपके हाथ में हो तो ताकत आपके पास होती है। इसीलिए चीन, तुर्की, रूस और मशरकी वुस्ता के ममालिक डॉलर कम और सोना ज्यादा जमा कर रहे हैं और अपना सोना वापस अपने मुल्कों में ला रहे हैं। अब आते हैं असल सवाल की तरफ कि पाकिस्तान के पास कितना सोना है। पाकिस्तान के मरकजी बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास तकरीबन 64 टन सोना है और ये दुनिया के बड़े ममालिक के मुकाबले में बहुत कम है। पाकिस्तान के ज्यादातर रिजर्व डॉलर और गैर मुल्की करेंसी में है, यानी वही निजाम जिसे फ्रीज भी किया जा सकता है और जिस पर हमारा कंट्रोल कम है। सच तो यह है दोस्तों कि दुनिया डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रही है। सोना फिर से ताकत बन रहा है क्योंकि डॉलर सिर्फ करेंसी नहीं बल्कि हथियार भी है, जिसका अंदाजा दुनिया को उस वक्त हुआ जब 2022 में रूस के तकरीबन 300 अरब डॉलर के ज़खायर फ्रीज कर दिए गए और इस वाक़े ने दुनिया को वाज़ेह पैगाम दिया कि डॉलर और मगरबी निज़ाम किसी भी वक्त सियासी हथियार बन सकता है। इसलिए सोना वापस अपने मुल्कों में लाया जा रहा है और मजीद खरीदा जा रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और व्लॉग के आखिर में पहले बात करते हैं 6 जनवरी की, जो बज़ाहिर इमरान खान के साथ उनकी फैमिली की मुलाकात का दिन था, लेकिन हकीकत में 6 जनवरी मंगल का दिन हुकूमत, कानून और इखलाकियात पर कई सवालात छोड़ गया। दोस्तों 6 जनवरी को अडयाला जेल के बाहर इमरान खान से मुलाकात के लिए इमरान खान के अहले खाना और पार्टी रहनुमा मौजूद थे, मगर किसी को भी मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। अडयाला रोड पर फैक्ट्री चेक पोस्ट वो मुकाम है जहां इमरान खान की बहनों और पार्टी कारकुनों को रोक दिया गया और फिर यही चेक पोस्ट धरने की जगह बन गई, जहां पर खान की बहनों और तहरीके इंसाफ के कारकुनों ने कुरान खानी भी की, मगर फिर हस्बे आदत इंतजामिया की तरफ से उस जगह पर पानी छोड़ दिया गया। ये रवैया इस बात की अलामत है कि हुकूमत इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त करने की बजाय जाती अजियत को इख्तियार बना रही है। इमरान खान की बहनों को खान से मुलाकात की इजाजत न देना महज एक इंतजामी फैसला नहीं बल्कि ये एक सोचा समझा रवैया बन चुका है, जो कानून, इखलाक और इंसानी इकदार तीनों पर सवालिया निशान है। और अब इस वीडियो के आखिर में बात करते हैं रजीम चेंज के नताइज पर। अजीजा ने मन, अमरीका दुनिया में जहां भी रजीम चेंज करता है वो एक खूबसूरत लफ्ज इस्तेमाल करता है, जमहूरियत। लेकिन इस जमहूरियत के पीछे एक खतरनाक सोच छुपी होती है। लीडर को हटा दो, सिस्टम खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, लोग ओबीडियंस सीख लेंगे, रियासत स्टेबल हो जाएगी, और यही अमरीका की प्ले बुक है। लेकिन तारीख हमें एक सबक बार बार सिखाती है कि जहां पर नेशन बिल्डिंग के नाम पर किसी मुल्क को कंट्रोल करने की कोशिश की गई, वहां रियासत नहीं बनी बल्कि कैओस पैदा हुआ। इराक में लीडर हटा दिया गया मगर रियासत बिखर गई, इदारे टूट गए, सेक्टेरियन वायलेंस शुरू हुई और ताकत का खला इंतहा पसंद ग्रोहों ने भर दिया। लीबिया की हुकूमत गिरी, लेकिन उसके बाद मुतअद्दिद मलेशियाज, 2 हुकूमतें और एक मुस्तकिल खाना जंगी। ये नेशन बिल्डिंग नहीं थी बल्कि ये स्टेट डिस्ट्रक्शन थी। और फिर आते हैं अफगानिस्तान पर। 2 दिहाइयां, खरबों डॉलर, जदीद असलाह, नए आईन, नई हुकूमतें, लेकिन नतीजा क्या? ना मजबूत इदारे बन सके, ना अवामी एतमाद पैदा हुआ, ना रियासत अपने पांव पर खड़ी हो सकी, और आखिर में वही हुआ जो इब्तदा में होना था, मुल्क वापस तालिबान के हवाले कर दिया गया। दोस्तों रजीम चेंज की सबसे बड़ी खराबी ये है कि जल्दबाजी में लीडर को फौरन हटा दिया जाता है, लेकिन इदारे उसके लिए तैयार नहीं होते, ब्यूरोक्रेसी कोलैप्स कर जाती है, नतीजा ताकत का खला। और याद रखें, ताकत का खला कभी खाली नहीं रहता, लिहाजा इस ताकत के खला को भरने के लिए कठपुतली हुकूमतें खड़ी की जाती हैं। कागजों पर तो सब ठीक लगता है मगर जमीन पर ना लेजिटिमेसी, ना अवामी हमायत, ना फैसला साजी की आजादी, क्योंकि ये हुकूमतें सिर्फ फॉरेन इंटरेस्ट की नुमाइंदा होती हैं, इसलिए हमेशा फेल होती हैं।
याद रखें, रियासतें सिर्फ लीडर हटाकर नहीं बनती, बल्कि रियासतें बनती हैं मजबूत इदारों से, सियासी इर्तिका से और अंदरूनी कंसेंसस से। जमहूरियत ना बमों से आती है, ना सैंक्शन से और ना ही बाहर से इंपोर्ट होती है। अगर दुनिया वाकई स्टेबल देखनी है तो प्ले बुक बदलनी होगी, क्योंकि जब फैसले अवाम के नहीं रहते, जब ताकत चंद हाथों में सिमट जाए तो मुल्क तो जिंदा रहता है, मगर रियासत आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।